हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 22 नवंबर। और 22 नवंबर की इतनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का की विजेता कौन बनी है? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का जो आयोजन है वह थाईलैंड में किया गया था, जहां पर जो फातिमा बोस है, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। तो इसकी राइट आंसर है फातिमा बोस, और यह मैक्सिको की रहने वाली है। ये देख सकते हैं, यह है मिस यूनिवर्स फातिमा बोस जी, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता मैक्सिको की फातिमा बोस ने ताज अपने नाम किया है। यानी कि यह किस देश की है? मैक्सिको की। और थाईलैंड में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मिस यूनिवर्स 2025 में पहला रनर अप, फर्स्ट रनर अप कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीनेर सिंह। प्रवीनेर सिंह जो है थाईलैंड के हैं और यह फर्स्ट रनर अप चुने गए हैं मिस यूनिवर्स 2025 में। मिस यूनिवर्स 2025 में फिनाले में जजों में किस प्रसिद्ध भारतीय हस्ती का नाम था? तो अब की बार जो है जजों में एक भारतीय हस्ती भी थी, जिसका नाम है साइना नेहवाल, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल जो है मिस फिनाले के जजों में प्रसिद्ध हस्ती का नाम शामिल था। मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले में जजों के पैनल में भारत से केवल साइना नेहवाल, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और यह जूरी की सदस्य भी है, शामिल थी। वह जूरी पैनल में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र प्रसिद्ध हस्ती थी। और भारत से इसमें जो मनिका विश्वकर्मा है, इन्होंने 2025 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था और वह 12वें नंबर, जो टॉप 12 में तक पहुंच गई थी। यानी कि जो 12वें नंबर तक थी वह पहुंच गई थी। उसके बाद इन्हें इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत विश्व मछली उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल 22 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का मछली उत्पादन 2013-14 से बढ़कर 24-25 में लगभग आधा हो गया है। तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत मछली उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत दुनिया में जो मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। और मत्स्य, इसलिए बीज राइट आंसर है। विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल 22 नवंबर को नहीं बल्कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत का मछली उत्पादन 2023-14 से घटा नहीं है, बल्कि है बढ़ा है। तो यहाँ देख लेते, भारत कुछ मछली उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और मछली मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का व्यापार 2014 में 9.6 मिलियन टन था, जिससे बढ़कर 19.5 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है। यानी कि है बढ़ गया है, ना कि घटा है। तो बीज राइट आंसर, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है मछली उत्पादन में। प्रधानमंत्री मोदी जिस 20वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, वह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में 22 और 23 नवंबर को जोहान्सनबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में का देश है, वहां पर 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मोदी जी जो है उसमें भाग ले रहे हैं। तो G20 के बारे में कुछ देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें 19 संप्रभु देश और एक यूरोपीय संघ EU और अफ्रीका शामिल है। यानी कि इसमें टोटल 20 सदस्य हैं। इसके में वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्घाटन गोवा के पणजी में आयोजित 56वें IFFI के दौरान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेव्स फिल्म बाजार 2025। तो 20 नवंबर 2025 को सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा के पणजी में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के दौरान वेव्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया के प्रमुख फिल्म उद्योगों कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटर्स, फेस्टिवल प्रोग्राम और फाइनेंस को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। तो यह कहाँ पर तो यह जो इंटरनेशनल, जो यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह गोवा में है, केप जो पणजी में आयोजित किया गया था, और यह 56वें नंबर का था। और इसमें जो है वेव्स फिल्म बाजार 2025 को
जो है का उद्घाटन जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एल मुरुगन उन्होंने किया है। हाल ही में किस देश को कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिलिंग कनक्लेव सीएससी की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है, जिस नई दिल्ली में आयोजित 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक में घोषित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेशेल्स। हाल ही में 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए राष्ट्रीय स्तरीय बैठक, जिसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने किया है, के दौरान सेशेल्स को सीएससी की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है। इससे पहले भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश इसके सदस्य थे। सेशेल्स में शामिल होने से यह बहुपक्षीय मंच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतर आतंकवाद निरोधी सहयोग और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका जो सदस्य है किसे बनाया गया है, वह बनाया गया है सेशेल्स को। आइए सेशेल्स के बारे में देख लेते हैं। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और सेशेल्स की जो मुद्रा है वह सेशेल्स रुपया है। सेशेल्स कहाँ पर स्थित है, तो देख सकते हैं आप, सेशेल्स ये रहा सेशेल्स, जो कि अफ्रीका के पूर्व में स्थित है और यह इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के अंदर स्थित है। और यह बहुत ही छोटा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख के करीब है। और यह रहा पर अपना प्यारा इंडिया, जिसके दक्षिण में यह सेशेल्स राज्य स्थित है। ये देख सकते हैं, यह सेशेल्स, इसकी जनसंख्या 1 लाख है। और यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वह पर्यटन है और मत्स्य पालन, क्योंकि मत्स्य के यहाँ पर बहुत अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, जिसके कारण और यह काफी समय से मत्स्य पालन में ही अपना अधिक व्यापार करता है, इसलिए यह मत्स्य पालन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सेशेल्स देश। हाल ही में भारत में चित्तामुखी द्वारा 5 शावकों को जन्म दिया गया। भारत में अब चित्तों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34। वर्तमान में भारत में 34 चित्ते मौजूद है, जिनमें से 10 वयस्क है और 24 शावक शामिल है। मुखी भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मा एकमात्र जीवित चित्ता शावक है। यानी कि जो मुखी है ना, एकमात्र चित्ता शावक है जो कि भारत में जिसने जन्म लिया है और यह अभी जीवित है, बाकी सब की डेथ हो चुकी है। प्रोजेक्ट चित्ता के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चित्ता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में चित्तों को फिर से लाना है। चित्तों को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। उसके बाद 8 चित्तों को पहला बैच नामीबिया से लाया गया और दूसरा बैच जो है वह फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। तो भारत में चित्तों की संख्या कितनी हो गई है, 34। और यह भी प्रश्न याद रखना कि चित्तामुखी ने अभी हाल ही में 5 शावकों को जन्म दिया है। बीस नवंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाहकार मत के अनुसार संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए किसी निश्चित समय सीमा में बाध्य नहीं करते, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200 और 201। तो अनुच्छेद 200 और 201 में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी विधेयक को निश्चित समय सीमा के अंदर बाध्य नहीं करते, यानी कि कभी 8 अप्रैल 2025 को स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने समय सीमा के रूप में दिशा निर्देश दिए थे, राज्यपाल के लिए 1 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह, ताकि विधेयकों पर अनिश्चित देरी को रोका जा सके। यानी कि जो 8 अप्रैल को एक फैसला लिया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नर बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में, जिसमें 2 न्यायाधीशों ने यह फैसला लिया था कि 1 माह जो राज्यपाल है उसे 1 माह के अंदर जो बिल है उन पर जो अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी, और जो राष्ट्रपति है उन्हें 3 माह के लिए। इसके बाद इसको जो है चुनौती दी गई, और जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत अपनी परामर्शता अधिकारिता का उपयोग करते हुए 14 प्रश्न जो न्यायालय से भेजे, ताकि इस विषय पर संवैधानिक स्पष्टता मिल सके। उसके बाद जो 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सलाहकार मत में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल जो कि राज्यपाल द्वारा संविधान
विधायकों पर कार्रवाई और अनुच्छेद 201 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधायकों पर निर्णय लिया जाता है में किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेकाधिकार के अनुसार समय ले सकते हैं और उन्हें स्वीकृति देने के लिए किसी समय सीमा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो तमिलनाडु बनाम जो कि तमिलनाडु बनाम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में है, उसमें जो जो दो न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया था कि जो राज्यपाल है उनके लिए 1 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय सीमा निश्चित की गई थी, उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है और कहा है कि यह जो है उनके जो राज्यपाल राष्ट्रपति है वह उनके विवेकाधिकार के अनुसार समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यानी कि इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वह कब तक अपने पास इन अनुच्छेदों को प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यह फैसला जब इस जो पहले निर्णय था, इस चुनौती दी गई थी न्यायालय में, उसके बाद लिया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी विभाग ने भारत के लिए $93 मिलियन मूल्य की सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है। इसमें निम्न में से क्या शामिल है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FGM 148 जेवलिन मिसाइल और M982A1X कैलिबर प्रोजेक्टाइल। तो ये दे सकते हैं, ये है आपका जो ये तो रही आपका FM 148 जेवलिन मिसाइल। तो यह कैसी मिसाइल है? यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे जो है 2 जवान मिलकर चलाते हैं और यह कंधे पर दागे जाने वाली मिसाइल है और यह लॉक फायर फॉरगेट जो है उस पर कार्य करती है। जेवलिन का सबसे बड़ा फायदा है लॉक एंड फायर एंड फॉरगेट तकनीकी। जवान पहले लक्ष्य को कैमरे में लॉक करता है, फिर मिसाइल दाग देता है। दागने के बाद उसे मिसाइल को गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, मिसाइल खुद अपने लक्ष्य को फ्लोक कर लेती है, यानी कि खुद अपने लक्ष्य को टारगेट कर देती है। और जो दूसरी F982A1X कैलिबर है वह जो है एक बहुत ही स्टिक तोप का गोला है, यानी कि दे सकते हैं यह एक बहुत ही स्टिक तोप का गोला है जो कि GPS द्वारा गाइड होकर बिल्कुल निर्धारित जगह पर जाकर गिरता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं अंदाजे से तो वह कहीं भी गिर सकता है, लेकिन यह मिसाइल ऐसे नहीं है, यह GPS द्वारा गाइड है, यह बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर गिरती है जहां पर इसे लक्ष्य दिया जाता है। तो यह हाल ही में यह समझौता अमेरिका के साथ $93 मिलियन के साथ भारत ने किया है, जिसे मंजूरी अमेरिका ने दे दिया है, जिसमें FGM 148 जेवलिन टैंक मिसाइल जो कि कंधे पर रखकर जिसे चलाया जाता है और एक M982AI कैलिबर है जिसे जो कि एक तोप गोला है जिसे GPS के द्वारा कहीं भी सटीक निशाने पर गिराया जा सकता है। तो आज इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।